नमस्कार दोस्तों। कल कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ही जो है चर्चा हम नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम लोग पर्यटन की प्रकृति के ऊपर और विषय क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पर्यटन एक अवकाश आधारित प्रक्रिया है जो विभिन्न समयों में की जाती है, और आज के दिनों में देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी या सरकारी संस्थान अपने कर्मचारियों को दिन प्रतिदिन सुविधाएं और अवकाश प्रदान कर रहे हैं। लीव ट्रैवल कैश जिसको कहते हैं कि पैसा भी मुहैया करा रहे हैं और छुट्टी भी दे रहे हैं। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि काम में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरीके की निरंतर अच्छी से अच्छी वृद्धि हो। जब कर्मचारी संतुष्ट रहेगा तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि उसके जो कार्य करने की क्षमता है और कार्य करने का जो ढंग है वो बहुत ही बेहतर आएगा और उसका नतीजा बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब कर्मचारी खुश रहेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यटन ने लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवकाश के प्रकारों में वृद्धि हो गई जिससे अवकाश को बढ़ावा मिला और पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। अब पर्यटन और अवकाश जो है ये 3 प्रकार के हैं। पहला, दैनिक कार्यावधि के पास अवकाश, जैसे इसमें भी कई तरीके की चीज़ें हैं। जैसे एज जैसे जैसे बढ़ती है उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई नई सर्विस में गया 20 से 30 के बीच में, 30 से 50 और 50 से 60। तो जब आदमी पूरे दिन भर काम कर लेता है तब वो अगर न्यू एज ग्रुप का है तो वो सोचता है कि फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेहतर समझता है, तो वो खेल कूद व्यायाम आदि को वो जाता है और करता है नियमित। उसके बाद की एज वाला जब आएगा तो वो क्या करेगा, आएगा खाना पीना खाएगा, एंजॉय करेगा और टीवी देखने बैठ जाएगा। अब बात आती है 50 से 60 के बीच वाले वाला। 50 से 60 के बीच वाला जब आदमी आएगा तो खाना पीना खाएगा, चाय पिएगा और उसके बाद वो सोचेगा अब तो हमारा अंतिम समय चल रहा है, अब हमें राम राम और भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ये दैनिक अवकाश के प्रकार हो गए। और अब आता है दूसरा जो प्रकार है वो है सप्ताहांत अवकाश। सप्ताहांत अवकाश स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग हैं। स्टेट गवर्नमेंट में तो जनरली संडे टू संडे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे 2 दिन का अवकाश, सैटरडे और संडे। तो इसके पीछे जो कारण, मुख्य कारण ये है कि जब आदमी ज़्यादा काम कर लेता है तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और वह निश्चित तौर पर एक दिन पूरा जमकर आराम करता है, और संडे या सैटरडे को ही वो क्या करता है कि अपने बचे खुचे काम को, सब्जी लाना हो गया, बच्चों की अन्य आवश्यकताएँ हो गई, परिवार की आवश्यकताएँ हो गई, वो उसको पूरा करने का प्रयास करता है और फिर उसके बाद नए दिन से काम को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है। तीसरा है त्योहारों की छुट्टियाँ। त्योहारों की छुट्टियों में दशहरा है, दीपावली है, होली है, इनमें लंबी छुट्टियां दी जाती हैं। इसके पीछे भी कारण ये है कि ज़्यादातर लोग घर से बाहर देश में विदेश में कमाते रहते हैं। तो जब लंबी छुट्टी हफ्ते भर की 10 दिन की छुट्टी मिलती है तो निश्चित तौर पर वो भागकर अपने मूल घर को आते हैं और छुट्टी का परिवार के साथ आनंद लेते हैं। और पुनः जब जाते हैं अपने कर्तव्य स्थल पर, कार्यस्थल पर, तो निश्चित तौर पर वो पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं।
अब आते हैं पर्यटन विकास की परिस्थितियाँ। तो पर्यटन विकास की परिस्थितियाँ, आज पर्यटन बहुत ही तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है, जिसमें संचार, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच पर्यटन की जागरूकता को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है? अवकाश के दिनों में वृद्धि। जब अवकाश के दिनों में जब वृद्धि की जाएगी तभी आदमी पर्यटन का आनंद ले पाएगा। दूसरा क्या है? औद्योगिकरण में विकास। तो जब औद्योगिकरण में विकास हो जा रहा है, पूरी दुनिया जब औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही है, तो उद्योग से आदमी लगातार जो है ऊब जाता है। तो वो सोचता है कि किसी तरीके से हम चलें अपने आप को प्रकृति की गोद में और औद्योगिकरण और नगरीकरण से फुर्सत पाएं और कुछ दिन जो है प्रकृति की गोद में बचाएं। जीवन स्तर में वृद्धि। लगातार जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, वैसे वैसे जो है वो जीवन स्तर में उसके गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि हो जा रही है। इससे भी बचने के लिए जो है आदमी लगातार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और पर्यटन प्रकृति की गोद में जाना चाह रहा है। परिवहन के साधनों के किराए में कमी। जब लॉन्ग टूर पर हम जाते हैं तो रेलवे या अन्य चीज़ पहले से ही जब किराया कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमें छूट मिलती है। और दूसरा है शिक्षा में विशेषीकरण। तो जब हम पर्यटन कई दृष्टिकोण से करते हैं, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जब हम शैक्षिक स्तर पर पर्यटन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम विशेषीकृत की कुछ जानने के लिए पर्यटन करते हैं। नदी का स्वरूप कैसा है, पर्वत का स्वरूप कैसा है, समुद्र कैसा है, लोगों की बोल चाल, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन कैसा है। जब हम अपने गंतव्य स्थल से निकलकर दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें चीज़ों की जानकारी भी मिलती है और हम एक दूसरे को साक्षात आसानी से कर पाते हैं। प्रचार माध्यमों में वृद्धि। जब चीज़ें प्रचारित की जाती हैं, जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं, तभी हम आसानी से जान पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कैसे कैसे करना है। जैसे आज प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, ऑडियो मीडिया के माध्यम से हम आसानी से चीज़ों को जान पाते हैं। दूसरा, राजकोष की सहयोग। तो राजकोष की सहयोग भी जो है हमारे पर्यटन को बढ़ावा देता है। अब पर्यटन में बाधा के जो प्रमुख तत्व हैं वो क्या है? बड़ा परिवार। जब बड़ा परिवार रहेगा तो निश्चित तौर पर पर्यटन में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे मान लिया जाए कि 200 बच्चों को लेके अगर हम जा रहे हैं पर्यटन करने में, तो निश्चित तौर पर 200 बच्चों को नियंत्रण कर पाना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। वो हमारी बात मानेंगे भी तो नहीं मानेंगे, हम नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे 200 बच्चों को, आपस में दिक्कतें पैदा करेंगे। और जब छोटी टीम रहेगी, छोटे लोग रहेंगे, कम लोग रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हम अपने परिवार को, जनसंख्या को नियंत्रण कर पाएंगे और आसानी से सफल बना पाएंगे। दूसरा ये है बढ़ती कीमतें। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, ख़ासतौर से पर्यटन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती हैं। जब हम अपना घर परिवार सब छोड़ देते हैं तो हम कंप्लीटली बाज़ार पर डिपेंड हो जाते हैं और बाज़ार हमारे लिए जो होती है वो एक जरिया होती है। निश्चित तौर पर पैसा प्रमुख हो जाता है। और चूँकि जब हम अपने घर से दूर जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमको अपनी बाज़ार जैसे उचित दामों पर मिले, निश्चित तौर पर महंगा मिलता है। दूसरा ये समय का अभाव। जब हम कहीं भी पर्यटन करने जाते हैं तो निश्चित तौर पर जाने और आने दोनों ही समय हम निश्चित कर लेते हैं कि कब जाना है और कब आना है। तो लेकिन सीमित समय में ज़्यादा जगहों को घूमना ये एक दिक्कतपूर्ण मामला होता है। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो लगता है हमको, अरे हमारे पास समय होता तो निश्चित तौर पर हम और भी ज़्यादा घूम पाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होता है। दूसरा ये है
कि पर्यटन स्थलों की विपरीत परिस्थितियाँ ये है कि जब हम दूसरे प्रदेशों में पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ज़्यादातर अनुकूल होने के बाद भी प्रतिकूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भाषा नहीं समझ पाते, सब कुछ बहुत ही दिक्कत खड़ी होती है। वो भी हमारी भाषा को नहीं समझ पाते, हम भी उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, तो कुछ न कुछ दिक्कतें खड़ी होती हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। हीन स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य अगर हीन है, कमज़ोर हैं हम स्वास्थ्य से, तो भी पर्यटन का हम लाभ नहीं ले पाएंगे। रुचि का अभाव, यदि रुचि का अभाव है अगर घूमने के लिए, तो हम जो है पर्यटन का आनंद नहीं ले पाएंगे। ज्ञान का अभाव, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो भी हम पर्यटन का आनंद नहीं ले पाएंगे। पर्यटन शिक्षा का अविकसित रूप, ये भी एक जो है पर्यटन में बाधा का काम करता है। अब हम चर्चा करेंगे पर्यटन के विषय क्षेत्र पर, चूँकि विषय क्षेत्र इसका बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और बड़ा है। सबसे पहले तो ये है कि पर्यटन विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ है और मनुष्य की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो पर्यटन को जन्म देती हैं। पर्यटन के साथ इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषय जुड़े हुए हैं। पर्यटन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें लाभ होने की प्रचुर संभावना है, इसीलिए अर्थशास्त्री तथा व्यवसायी इसमें रुचि लेते हैं। और द्वितीय ये मामला है कि पर्यटन एक विषय के रूप में जो है अभी बहुत पुराना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 वर्ष ही पुराना है, इसलिए हम लोगों को विशेष तौर पर इसे एक विषय के रूप में, अच्छे रूप में अध्ययन करने और अध्यापन कराने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यटन को विश्व शांति के दूत के रूप में स्वीकार किया। विभिन्न देशों विदेशों के मनुष्य तथा संस्कृति का मिश्रण, अर्थनैतिक संपन्नता, सुविधा ने प्रमाणित किया है कि यह एक साफ सुथरा और धुआं रहित उद्योग है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, लोगों के चाल चलन, बात व्यवहार हम अपना देते भी हैं और उनका ग्रहण भी करते हैं। दूसरा ये है कि प्रेम और सौहार्द एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण दूसरा है वो ये है कि जहाँ जाते हैं पर्यटक, वहाँ की अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर समृद्धिशाली बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अधिकतर अपने देशों में ही किया जाता है और विदेशों में कम। अब यहाँ पर ये बात खड़ी हो जाती है कि पर्यटक का स्टेटस कैसा है, पर्यटक की स्थिति कैसी है। तो अगर पर्यटक आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है तो निश्चित तौर पर वो अपने देश में भी बहुत लंबी दूरी नहीं कर पाएगा, और विदेश की तो बात ही छोड़ दी जाए। विदेशी पर्यटन या विदेश में पर्यटन जाने के लिए सरकार की और पैसे की दोनों की सहभागिता जरूरी है, तभी जो है विदेशी पर्यटन हो पाएगा। दूसरा ये है, पर्यटन के समय मात्र अवसर विनोद ही नहीं बल्कि व्यवसाय, धर्म, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सारी चीज़ों का अनुभव और आनंद किया जाता है। तीसरा क्या है कि पर्यटन में सड़क परिवहन ही कार, बस का अधिकतर उपयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम ट्रेन या हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे पर्यटन का, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम उतना आनंद नहीं ले पाएंगे जितना हमको लेना है। जब हम बाइक से, कार से, मोटर से, पैदल जब हम यात्रा करेंगे तो हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और उसका अधिकतम लाभ ले पाएंगे। लीपर महोदय ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि पर्यटक उत्पादक स्थल और पर्यटन के लिए गंतव्य स्थान और यात्रा का पथ, ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटक ही पर्यटन कार्य का प्रमुख तत्व है। पर्यटन एक मानवीय अनुभूति है जिसे
पर्यटक उपभोग करता है, उससे आनंद प्राप्त करता है तथा जीवन में घटने वाली आनंददायी महत्वपूर्ण घटनाओं को याद रखता है। जैसे यादें खट्टी भी होती हैं, यादें मीठी भी होती हैं। यदि यात्रा सरलता और सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाती है तो निश्चित तौर पर वो सुखद होती है, और यदि धक्का मुक्की के साथ होते हुए आई तो दुखद होती है, और बाद में दुखद भी आनंद देती है क्योंकि संपन्न हो गई रही होती है। तो यात्रा का तो बहुत ही ज़्यादा आनंद है, और जो एक बार बच्चा, चाहे छात्र, चाहे अध्यापक, चाहे जो भी यात्रा करने जाता है तो उसका सुखद आनंद लेता है। जब प्रकृति के साथ स्वयं साक्षात्कार कर लेता है, चीज़ों को स्वयं देख लेता है, अनुभव कर लेता है, तो निश्चित तौर पर वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता है। और जितना अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर ले जाएगा या व्याख्या कर ले जाएगा, हम किताबों में या टीवी में देखकर वो चीज़ें व्याख्या नहीं कर सकते। उम्र, व्यक्तित्व एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार पर्यटकों के व्यवहार में विविधता पाई जाती है। निश्चित तौर पर विविधता पाई जाती। छोटा बच्चा होगा, बड़ा बच्चा होगा, बूढ़ा होगा, तो कम उम्र के जो लोग होंगे वो प्रकृति को आनंद के रूप में लेंगे। वृद्ध लोग जो होंगे वो धर्म के अनुरूप अपनी चीज़ों को देखेंगे और एहसास करेंगे, सोचेंगे कि ये जो है प्रभु की माया है। तो उम्र का अंतर आता है, और उम्र के अनुसार ही चीज़ें लोग अपनी रुचि को व्यक्त करते हैं। जब आदमी ज़्यादा उम्र के पड़ाव पर चला जाता है तो उसकी रुचि जो होती है धार्मिक हो जाती है, और प्राकृतिक कम ही रह जाए, प्राकृतिक और धार्मिक हो जाती है। विविध रुचियों में पर्यटकों के अनुसार पर्यटन स्थलों पर सेवाओं की मांग की आवश्यकता होती है। जब हम देखते हैं, जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, तो ये चीज़ फील करते हैं हम लोग या अनुभव करते हैं कि पूरा पर्यटक स्थल एक बाजार के रूप में पर्यटकों को लुभाता हुआ नज़र आता है, और वो अपने उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा बेच देना चाहता है, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था समृद्ध हो जाए। वो पर्यटकों को मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, वहाँ का आदमी, बल्कि पर्यटकों को एक बाजार के रूप में देखता है, और अपनी बाजार को वो इतना ज़्यादा सुसज्जित और सुंदर किए रहता है और आकर्षित करता है ग्राहकों को कि उनकी बाजार ज़्यादा से ज़्यादा चले। हम देखते हैं कि वो इतने सरल, सहज और सुंदर रूप में व्यवहार करते हैं कि लगता है जैसे वो हमारे अपनों से ज़्यादा प्रिय हैं। ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि उनको हमारी जेब से पैसा निकालना रहता है, और हमको पैसा तो खर्चा ही करना है, लेकिन जब व्यवहार उनका अच्छा रहता है तो हम एक के बदले 4 खर्चा करने में भी कहीं से भी हिचकिचाते नहीं हैं, और आनंदपूर्वक खर्चा कर खुशी महसूस करते हैं। पर्यटक उत्पादक स्थल। पर्यटकों द्वारा पर्यटन के लिए पसंद किए जाने वाले स्थान धीरे धीरे पर्यटक उत्पादक स्थल बन जाते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि पर्यटकों की मांग बाजार बनता चला जाता है। जैसे ऊटी चले जाएं, कोडईकनाल चले जाएं, दोदा बेटा चले जाएं, नीलगिरी हिल्स चले जाएं, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये पूरा एक बाजार उत्पादक स्थल के रूप में डेवलप किया जा चुका है। पूरा चाय और काफ़ी के बागान हम देखेंगे तो हजारों किलोमीटर, पूरा का पूरा पहाड़ देखेंगे तो हम बिल्कुल चाय के बागान नज़र आएंगे, जो पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी अपनी सेवाओं को बखूबी जो है प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं पर्यटक स्थलों पर पर्यटन संबंधी जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। जब हम जाए वहाँ पर तब हमको जाके पता लग पाए कि चाय भी कई प्रकार की होती है, वाइट टी, ग्रीन टी, रेड टी, येलो टी। चाय कैसे बनाई जाती है ये भी जान पाए, लेकिन जब हम नहीं जाएंगे तो नहीं जान पाएंगे, और ये भी नहीं जान पाएंगे कि पर्यटक स्थल पर्यटक उत्पाद बन चुका है।
देखने के बाद, समझने के बाद, पीने के बाद, जांचने के बाद तब जाके पता लग पाता है कि वास्तव में पर्यटक स्थल जो है वो पर्यटक उत्पाद भी बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रहा है। और जो चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है अपनी बाज़ार में, हम उसको वहाँ बनते और पैक होते देख पाते हैं। इन्हीं स्थानों में पर्यटक पर्यटन संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं, गंतव्य तय करते हैं, टिकट क्रय करते हैं, पर्यटन के लिए यहीं से प्रस्थान कर जाते हैं। पर्यटन गंतव्य स्थान यह यात्रा का पड़ाव होता है जो छोटी या बड़ी भौगोलिक इकाई हो सकती है। यह गंतव्य स्थान इसलिए किसी घटना से जुड़ जाता है तो आकर्षण वहाँ बढ़ जाता है। जैसे खजुराहो का नृत्य महोत्सव, केरल का बोट रेस, जैसलमेर का मरु महोत्सव, प्रयाग का कुंभ मेला। योजना व्यवस्था का प्रबंध कौशल का सही प्रभाव दिखाता है। यही स्थान घटना के चुंबकत्व की तरह पर्यटक उत्पादों को स्थानों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर्यटकों की उत्सुकता जागृत कर एक तरीके से तो ये भी है कि खजुराहो हो, जैसलमेर हो, प्रयाग हो, कुंभ हो, उज्जैन हो, यहाँ पर कोई किसी को बुलाता नहीं है, क्योंकि यहाँ की जगहों में इतना आकर्षण है कि पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग बिना बुलाए चले आते हैं। और यहाँ के जो बड़े बड़े मेले हैं अपने आप उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो और धीरे धीरे उत्पाद स्थल अपने आप बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। जहाँ आदमी रहेगा वहीं आदमी के साथ बाजार है। अगर मानव जीवन से बाजार को निकाल दिया जाए तो मानव का जीवन ही बिल्कुल नीरस दिखाई देने लगेगा। तो मानव और बाजार दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। यही स्थान पर्यटकों की उत्सुकता जागृत कर पर्यटन को संचालित करता है, जिससे मांग जितना ज़्यादा होती है उस स्थान की ओर पर्यटक उतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यात्रा का पथ वे मार्ग होते हैं जहां से पर्यटक अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। सामाजिक पड़ाव डालकर पथ पर आने वाले स्थकों को पर्यटन लेते हैं। गंतव्य स्थानों का पर्यटन एक उद्योग के रूप में। लीपर मॉडल गंतव्य स्थानों का पर्यटन उद्योग है। इसमें अनगिनत सेवाएं सम्मिलित हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी, पर्यटन ऑपरेटर्स की सेवाएं पर्यटन उत्पादन स्थल पर ही होती हैं। जैसे इसमें होटल, धर्मशाला, दर्शनीय स्थल आदि पर्यटन गंतव्य स्थल में होते हैं, जबकि परिवहन सेवाएं उपरोक्त दोनों सेवाओं के मध्य यात्रा में होती हैं। पर्यटन उद्योग को असमान उद्योग या विषम उद्योग भी कहा जाता है। यह बात लीपर मॉडल के तथ्यों से परीक्षण करने से प्राप्त होती है। पर्यटन की मांग, जो पर्यटन उत्पादक स्थानों में होते हैं अक्सर अस्थिर, मौसमी और अनियोजित होते हैं। निश्चित तौर पर जैसे जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं या जितने ठंडे क्षेत्र हैं तो मौसमी का मतलब ये है कि गर्मी में तो वहाँ पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, होटल के किराए बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑफ टाइम में जाएंगे, तात्पर्य ये है कि ठंडी सीजन में जाएंगे, ज़बरदस्त ठंडी पड़ रही होगी, तो वहाँ कोई नहीं जाता, कोई देखने भी नहीं जाता। सारे होटल खाली, सोड़े के सारी गाड़ियाँ खाली, सब कुछ खाली। तो समय समय पर चीज़ें जो है बढ़ती रहती हैं और घटती रहती हैं। तो कह सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का मामला है मौसम के अनुरूप। फिर भी यहाँ मांगे गंतव्य स्थानों की सेवाओं के द्वारा पूरी की जाती हैं। दर्शनीय स्थल या घटनाएं अधिकतर अस्थायी और स्थिर होती हैं, पर मांगों के अनुसार उन्हें थोड़ा लचीला बना दिया जाता है। यही तत्व अस्थिर पर्यटन उद्योग को स्थिरता प्रदान करता है, उसके आर्थिक अस्थिर पक्ष को मजबूती देता है। वैसे हाफ सीजन में भी वो अपने ऑफ सीजन का पूरा पैसा वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से जाने वाले
पर्यटकों से दुगने दुगने दाम पर सारी चीज़ों को बुक कर लेते हैं। अक्सर अवसर को परिभाषित करना बड़ा कठिन कार्य है। यह समय तथा मानसिक भाव का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें अवसर है या नहीं है व्यक्ति स्वयं तय करता है। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं होता है। पर्यटन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो कई व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। होटल वाला हो गया, गाड़ी वाला हो गया, दुकानदार हो गए, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अनेकों प्रकार के व्यवसाय हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पर्यटन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। लीपर महोदय ने चर्चा करते हुए कहा है कि सेवा को उजागर करते हुए कि पर्यटन उद्योग उन संस्थाओं और सेवाओं का मिला जुला रूप है जो पर्यटन की विशेष मांगों को पूरा करते हैं। 1980 में मनीला के पर्यटन उद्घोषणा में कहा गया कि पर्यटन का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन स्तर या जीवन शैली को बढ़ाना है। यह व्यक्तियों को बेहतर शैली प्रदान करना है। जब हम अच्छी सुविधा देंगे लोगों को तो निश्चित तौर पर लोग सीखने की दृष्टि से या मनोरंजन में भी वो बहुत ही चीज़ों को सीख कर जाएंगे और बाजार को और भी बेहतर बनाने का प्रयास किए गए। जैसे कहा जाता है रिवार्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क। यदि कहीं लोग जो है पर्यटक के साथ या आगंतुकों के साथ मिसबिहेव करेंगे या अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो जाएगा तो जाएगा ही, 4 लोगों को और लेके जाएगा, कहेगा कि वहाँ चीज़ तो अच्छी है पर लोगों का बिहेवियर वहाँ बहुत बुरा है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए जो है जीवन शैली को बेहतर करने के लिए व्यवहार बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर्यटन का उद्देश्य अवकाश के दिनों में वृद्धि का कारण जो है समय का सदुपयोग, आनंद प्राप्त करने हेतु पर्यटन किया जाता है और आनंद के साथ साथ ही हम जो है चीज़ों को सीखते हैं। सांस्कृतिक परंपराओं, पुरातन सांस्कृतिक विधियों जैसे कला, धर्म आदि की जिज्ञासा की तृप्ति के लिए जो हम किताबों में, इतिहास में पढ़ते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसी हैं। महाराणा प्रताप के बारे में हम लोगों ने केवल पढ़ा है, जब हम राजस्थान में जाएंगे, मेवाड़ में जाएंगे, तब हम जान पाएंगे कि नहीं महाराणा प्रताप का भाला कैसा था, महाराणा प्रताप का ढाल कैसा था, महाराणा प्रताप की छवि कैसी थी। जब चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, तब हम ज़्यादा एहसास कर पाएंगे। तब पढ़ने से ज़्यादा जब हम चीज़ों को देख लेंगे तब वो ज़्यादा याद भी रहेगा और ज़्यादा अस्थायी भी रहेगा। नेक्स्ट, बीमारी के उपचार तथा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए जिसमें योग, प्राणायाम भी सीखना सम्मिलित है। बहुत सारे लोग जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कि नहीं अब आप जाइए हिल स्टेशन पर घूम आइए और उसका आनंद लीजिए, जिससे आपके स्वास्थ्य में संवर्धन हो जाएगा, वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तब एक दृष्टि से आदमी महीनों 2 महीना जाता है और प्रकृति की गोद में रह कर आता है। सारे नगरीकरण, औद्योगिकरण, कंक्रीटों के जंगल से मुक्ति पाकर जब प्रकृति की गोद में जाता है तो निश्चित तौर पर वो स्वस्थ होकर पुनः चला आता है, क्योंकि प्रकृति हमको हील करती है। प्रकृति हमसे लेती तो कुछ नहीं है, देती बहुत कुछ है, और जब देती है तो पॉजिटिव एनर्जी देती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी देती है तो हमारे मन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है और हम खुश होने लगते हैं। प्रकृति में पक्षियों की चहचहाहट देखकर, नदियाँ देखकर, समुद्र देखकर, शुद्ध वायु लेकर चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही अच्छा होता है।
अपना कौशल प्रदर्शित करने के लिए, खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, कलाकार कला प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के लिए, स्कीइंग, पर्वतारोहण आदि अनेक उद्देश्यों के लिए लोग यात्रा करते हैं। ट्रैकिंग करने के लिए जब हम जाएंगे तो देखते हैं नदियों में लोग बोटिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं। ये भी एक आनंद है, इसका भी अपना एक मज़ा है। प्रोत्साहन प्रेरित यात्राएं की जाती हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की कंपनियां, राजकीय संस्थान आदि कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिए जो है कर्मचारियों को पर्यटन के लिए प्रोत्साहित राशि देकर प्रेरित करते हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण ये है कि कंपनी लगातार अपने एम्प्लॉइज से काम लेती है और उसको बेहतर काम लेना है और पूरी दुनिया में उसको इस्टेब्लिश होना है। तो जब इस्टेब्लिश होना है तो निश्चित तौर पर जब तक हम अपने एम्प्लॉइज़ को प्यार और सम्मान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि हम उनसे काम की अपेक्षा तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य जानवर नहीं है, जानवर भी प्यार का भूखा है। और जब हम किसी के साथ सम्मानपूर्वक कार्य करेंगे तो वो हमारे काम को, अपने ही काम को बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यही कारण है कि आज लगातार सभी प्राइवेट या सरकारी संस्थान पर्यटन को पैसा देकर अपने एम्प्लॉइज़ को वृद्धि कर रहे हैं, अवकाश के दिनों में वृद्धि कर रहे हैं। जैसा कि पहले ही मैंने चर्चा किया कि अवकाश में लगातार वृद्धि हो रही है। आयोजकों में भाग लेने के लिए यात्राएं की जाती हैं, जैसे काव्य की गोष्ठियाँ, व्यापार सम्मेलन आदि। आज बस इतना ही। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।